जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों कंप्लीट फिजिक्स के अंतर्गत दोस्तों हमारा पहला चैप्टर चल रहा था प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, गोली, दर्पण तथा लेंस, जिसका बेटा लेक्चर नंबर ये है बेटा 27। कौन सा लेक्चर नंबर बेटा 27 है। इसके पहले बेटे आपके 26 लेक्चर हो चुके हैं। कितने लेक्चर हो चुके हैं? 26 लेक्चर बेटे हो चुके हैं और 1 से लगाकर 25 तक आपको कंप्लीट थ्योरी बताई गई। 1 से लगाकर 25 तक आपको बेटा कितना सिखाया? कंप्लीट थ्योरी उसमें बताई गई है। और लेक्चर नंबर 26 में आपको क्या बताया गया था? जो इसके पहले लेक्चर नंबर 26 हुआ उसमें न्यूमेरिकल स्टार्ट हो चुके थे बेटा। ठीक है, लेक्चर नंबर 26 में बेटा आपको क्या बताया गया? न्यूमेरिकल्स बताए गए हैं। तो आज का बेटा जो लेक्चर नंबर 27 है न्यूमेरिकल इसमें स्टार्ट हो रहे हैं बेटा। उसके आगे के न्यूमेरिकल आज स्टार्ट होंगे। ठीक है बेटा, आज लेक्चर नंबर 27 में उसके आगे के न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे बेटा। क्लास स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशनल कोटेशन है, जीवन में जितना बड़ा संघर्ष होता है, जीवन में जितना बड़ा संघर्ष होता है, जिंदगी में उतना ही ज़्यादा हर्ष होता है। आप जितनी मेहनत करेंगे किसी भी कार्य को करने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जितनी अधिक मेहनत करेंगे उतना आगे का जीवन उतना हर्षमय होने वाला है। जितनी मेहनत आज आप कर लेंगे उतनी मेहनत आपको क्या आगे कम करनी पड़ेगी, और जब मेहनत कम करनी पड़ेगी और परिणाम अच्छा मिलेगा आगे, क्योंकि वो मेहनत आपने इस वक्त कर ली, इस समय कर ली, तो अंदर से क्या एक हर्ष महसूस होता है। इसीलिए कहा है कि मेहनत इस समय करो, जो आपका समय है, जो वक्त है, इस समय यदि आप मेहनत कर लेते हैं। इसीलिए कहा जीवन में जितना बड़ा संघर्ष होता है, जितना अधिक आप संघर्ष इस समय करेंगे उतना अधिक आगे आप जाकर क्या होंगे? सफल होंगे और खुशी महसूस होगी। उतना ज़्यादा आपको क्या हर्ष महसूस होगा, क्योंकि कामयाबी क्या होगी? उस समय आप कामयाब हो जाएंगे जो इस समय मेहनत करेंगे। और यदि आप उस समय मेहनत करेंगे, बाद में मेहनत करेंगे, तो बाद में मेहनत करने का तो आप नतीजा जानते ही क्या होता है। इसीलिए इस समय मेहनत करने का आपका वक्त है। इस टाइम आप यदि मेहनत करते हैं तो 100% आप सफल होंगे और सक्सेस होंगे और आगे अपनी बुलंदियों पर पहुंच सकते हैं। यदि आप इस समय मेहनत करेंगे तो 100% अपनी बुलंदियों को छुएंगे, और यदि इस समय आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप जानते हैं परिणाम आगे का क्या होने वाला। इसीलिए आप यदि इस समय संघर्ष कर लेंगे, अधिक से अधिक संघर्ष कर लेंगे, तो आगे का जीवन आपका हर्षमय होने वाला। ठीक बेटा, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बेटा न्यूमेरिकल चल रहे थे, आपके 2 टाइप हो चुके थे और 2 टाइप में आपको 5 न्यूमेरिकल बताए जा चुके थे। ठीक बेटा, अच्छा आपको लेक्चर नंबर 26 का जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, जिससे आप आसानी से वहाँ से देख सकते हैं। यदि बाकी आप सारे लेक्चर एक साथ देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 12 फिजिक्स के नाम से बनी है, उसमें जाके आपका सारे सीरियल वाइज आपको लेक्चर उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी छात्रों को सबसे पहले प्राप्त हो सके। ठीक बेटा, तो आज का जो टाइप है हमारा बेटा टाइप नंबर सी। ठीक है, 2 टाइप हो गए थे, ए और बी। आज टाइप बेटा है सी। ठीक है, और उसमें न्यूमेरिकल नंबर आपके 5 न्यूमेरिकल इसके पहले प्रीवियस लेक्चर में आपको बताए जा चुके हैं। तो आज का न्यूमेरिकल नंबर बेटा 6 है। छठा न्यूमेरिकल लिखते हैं संलग्न चित्र में पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अभी आपको चित्र बना के दे रहे हैं। ठीक बेटा, संलग्न चित्र में कहा ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करना। चित्र आपको बनाया मिलेगा। संलग्न चित्र के लिए बात कहा ना, देखो बेटा ये 30 डिग्री दे रखा है और ये 45 डिग्री दे रखा है। ठीक,
आपको ये चित्र दे रखा है कि संलग्न चित्र में पहले माध्यम के सापेक्ष, यानी ऊपर का जो हिस्सा है उसको पहला माध्यम बोलेंगे, और के सापेक्ष दूसरे माध्यम का पता, यानी कि इससे नीचे का जो हिस्सा है वो दूसरा माध्यम कहलाएगा। ठीक है, तो आप कह रहे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका है, ये इतना क्वेश्चन आपका कंप्लीट क्वेश्चन ये है। अब इसका सोल्यूशन कैसे होगा बेटा, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे भी जाते हैं। तो सोल्यूशन में चलते हैं। देखो ये चित्र आपको साथ में बना मिलेगा उस क्वेश्चन में। ठीक है, देखो क्या कर रहा है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो आपको याद आ रहा होगा प्रकाश का अपवर्तन, उसी में तो पढ़ाया था स्नेल का नियम, प्रकाश के अपवर्तन का नियम नंबर 2 बताया था कि नहीं। एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, वही तो कहा, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। स्नेल का नियम क्या था साहब, कि दो निश्चित माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, बताया था कि नहीं। तो देखो बेटा यहाँ क्या देखा, देखो ये क्या है हमारा अभिलंब है, ये आपतित किरण है। तो अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच कौन सा कोण बेटा बनता था, आई बराबर, देखो बेटा यहाँ से आई बराबर आपका, आई बराबर कितना हो जाएगा बेटा, देखो 30 हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक, और देखो क्या, चूंकि किरण क्या क्या है, यहाँ से अपवर्तन हुआ भाई, पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश की तो इसका अपवर्तन होगा यहाँ पे। तो अपवर्तन होने के कारण बेटा यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण आर हो जाएगा। और अपवर्तन कोण कितना दे रखा, 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री हो गया। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी, ये सोल्यूशन मिल रहा है आपको। ठीक बेटा, आप देखो आपसे कहा कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, यानी कि इसको लिखेंगे कैसे, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ऐसे तो लिखना सिखाया था, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता था बेटा, साइन IC अपान साइन आर। ये तो साइन IC अपान साइन आर हो गया, साइन आई साइन आई अपान साइन आर, यही तो होता था बेटा। अब देखो I और R की वैल्यू पता है, तो I और R की वैल्यू इसमें डाल देते हैं, तो क्या बचेगा, देखो बेटा 1n2 बराबर साइन I बेटा कितना 30, तो 30 डिग्री हो गया, अपान साइन R बेटा कितना 45, तो R कितना 45 हो गया। ठीक है, अब देखो आपने त्रिकोणमिति पढ़ा होगा ना, हाई स्कूल में त्रिकोणमिति पढ़ा होगा, तो उसमें बताए गए होंगे बेटा आपको साइन 30 की वैल्यू आपको पता होगी कितनी होती है बेटा, 1/2 होती है, और साइन 45 की बेटा जो वैल्यू होती है वो होती 1/√2। ये दो वैल्यू होती है, दोनों वैल्यू उठाकर साइन 30 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं 1/2, और साइन 45 के स्थान में बेटा हम लिख सकते हैं 1/√2। ठीक है, तो ये वैल्यू रख देंगे, तो 1n2 इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, साइन 30 तो 1/2 हो गया, अपान साइन 45 की वैल्यू कितनी 1/√2 हो गए। अब देखो यहाँ पे कितने होंगे, 4 टर्म होंगे, तो इनको आपस में पलट देंगे, क्या कर देंगे, आपस में पलट देंगे। तो इधर लिख रहे हैं बेटा यहाँ पे, तो आपस में पलटेंगे तो देखो 1n2 इक्वल टू, पहले ये लिखिएगा, उसके बाद यहाँ से 1n2 बराबर 1/2 हो जाएगा, और जो सबसे नीचे होता है वो ऊपर चला जाता है, तो √2/1 हो गया। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 1n2 इक्वल टू, देखो बेटा 2 को बेटा हम लिख सकते हैं √2, और ये था 2 को लिख सकते हैं √2 × √2, 1 × √2 ही रहेगा, और 2 × 1 2 रहेगा, और 2 को बेटा लिख सकते हैं √2 × √2 कितना हो जाएगा, 2 ही होता है, इसलिए √2 और √2 कैंसिल हो गया, तो क्या 1n2 बराबर बेटा हमारा आ गया 1/√2, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, यही हमें ज्ञात करना था। लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे 1n2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फिर फॉर्मूला लगा लो, 1n2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यही तो ज्ञात करना था, तो यही हमारा आ गया 1n2 बराबर 1/√2, यानी कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कितना आएगा 1/√2। यदि चित्र ये बना होगा, कहीं पे कोई डाउट हो तो बेटा कमेंट करके तुरंत बताओ। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी। टाइप सी चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 चल रहा है, इसके पहले आपके 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, लेक्चर नंबर 26 में बताया गया है, उसका लिंक आपको इस वीडियो में भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा, नोट कर लो बेटा फटाक से।
हो गया बेटा, अगला लिखो बेटा। ठीक बेटा, चलो आगे चलते हैं बेटा। अगला देखो बेटा, इसको रब करें बेटा। अगला क्वेश्चन है, संलग्न चित्र में वायु के सापेक्ष अगला क्वेश्चन बेटा, संलग्न चित्र में वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए या बताइए। देखो बेटा, कहा संलग्न चित्र में वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ये इस साइड दे रखा है बेटा आपका वायु, और ये दे रखा है बेटा हमारा कांच। ये क्या दे रखा है, वायु दे रखा है, और ये हमारा कांच दे रहा है। आपसे कह रहा संलग्न चित्र में वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये हमारी प्रकाश की किरण इस पे आपतित की हमने। ये चित्र आपको बना बनाया मिलेगा। ठीक है, ये मान लेते हैं हमारा 45 डिग्री है। ठीक, यहाँ से इसका क्या हो जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा, और ये मान लेते हैं हमारा 60 डिग्री। ठीक, ये कितना हो रहा, 60 डिग्री हो रहा। तो कह रहा है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो वायु ये हो गई, कांच हमारी ये हो गई। तो वायु के सापेक्ष कांच का, यानी कि किरण कहाँ से आपको दिख भी रही होगी, किरण कहाँ से जा रही है, वायु से कांच में प्रवेश कर रही है, वायु से कांच में प्रवेश कर रही है। ठीक बेटा, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम उसी प्रोसेस पे लगाया जो आपने पहले लगाया है, सेम वैसे ही। आपसे देखो क्या कह रहा है, दिया क्या है, दिया है, ये आप जरूर लिखेंगे दिया है, और आप लोगों की आदत पड़ गई होगी अब लिखने की। ठीक है, दिया है, तो दिया क्या, देखो आपको ये, चूंकि ये अभिलंब हो गया हमारा, और ये क्या हो गई, ये अभिलंब हो गया, ये आपतित किरण हो, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच कौन सा कोण बनता है, आपतन कोण। अभिलंब और आपतित किरण के बीच कौन सा कोण बनता है, आपतन कोण। तो आई वाला कितना हो जाएगा बेटा, आपका 45 डिग्री। ठीक, और यहाँ से क्या अपवर्तन हुआ है, यानी कि अभिलंब तथा अपवर्तित किरण के बीच कौन सा कोण बनता है, अपवर्तन कोण। तो बेटा आर, तो अपवर्तन कोण क्या होता है, आर। ये कितना दे रखा है, 60 डिग्री। तो कह रहा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तन है, यानी कि वायु को क्या लिखते हैं, एयर इंग्लिश में, इसीलिए ए, और एन जी कांच यानी ग्लास, ये ज्ञात करना, ए एन जी। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक पढ़ना सिखाया था कि नहीं सिखाया था, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ऐसे ही तो लिखते हैं। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो फार्मूला आपके पास क्या है, वही स्नेल का नियम, ए एन जी क्या हो जाएगा, साइन आई अपान साइन आर। वही तो होता था कि दो निश्चित माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, इसलिए साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू इतना ए एन जी हो गया। अब साइन आई तथा आर की वैल्यू डाल दो, आई कितना 45, आर कितना 60, यही तो है। आई कितना 45 है, आर कितना 60, तो ये वैल्यू डाल दो यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा, ए एन जी इक्वल टू साइन आई के साथ कितना 45 बटे साइन आर, और आर कितना बेटा 60। तो इसकी भी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। देखो चूंकि साइन 45 डिग्री की वैल्यू जो बेटा होती है 1/√2, और साइन 60 डिग्री की बेटा वैल्यू होती है कितनी होती है बताओगे, √3/2, √3/2 ये वैल्यू होती है। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। ये दोनों वैल्यू उठा के यहाँ रख दोगे, ये हम आपको वैल्यू निकालना सिखा देंगे। ठीक है,
प्रीवियस अगली वीडियो हमको बना देंगे उसमें, जिसमें आपको ये त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू कहाँ से आती हैं। बहुत से छात्रों को नहीं पता, समझ में आ रहा होगा कि सर ये वैल्यू कहाँ से आ जाती हैं। बेटा आपको हाई स्कूल में पढ़ाया गया था, त्रिकोणमितीय चैप्टर था, उसमें आपको बताया गया होगा ये वैल्यू निकालना। फिर भी हम आपको एक वीडियो बना देंगे, उसमें आपको बता देंगे कि साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 या tan 90 सबकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, वो हम बता देंगे वीडियो बना के आपको उसमें। ठीक है बेटा, फिलहाल आप ये समझिए कि साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2। ये आपको वैल्यू याद करनी पड़ेगी। तो ये वैल्यू उठा के, ये जो साइन 45 के स्थान पर 1/√2 और साइन 60 की वैल्यू √3/2 यहाँ उठा के रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा, ANG बराबर ANG और साइन 45 की वैल्यू 1/√2 हो गया बेटा, बटे और साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2 हो गए। ठीक, अब यहाँ लिख दे रहे हैं हम। तो देखो बेटा ANG बराबर, फिर 4 टर्म हो गए तो पलट जाएंगे आपस में। तो ANG बराबर 1/√2, ऊपर वाला तो ऐसे रहता है, इंटू कितना हो जाएगा बेटा, देखो अब जो सबसे नीचे होगा वो सबसे ऊपर जाएगा, तो कितना 2/√3, ये सबसे ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ गया। अब देखो यहाँ से आप वही कंडीशन 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 × √2, तो ANG बराबर कितना, √2 × √2, 2 को लिखा, 2 × 1 2 हो जाएगा, 2 को √2 × √2 अपान √2 × √3, तो था ही आपका, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या देखे, ANG बराबर √2/3, बस यही छोड़ दो, यही आपका आंसर हो गया। सॉल्व करना चाहते हो तो इसको 3 से डिवाइड करो, इसको 3 से डिवाइड करो, जो वैल्यू आएगी उसका फिर वर्गमूल लो, वो आंसर निकाल लो। वैसे आप इतना भी छोड़ दो, ये भी आपका सही है। यानी कि वायु के सापेक्ष कांच का पता कितना हुआ, √2/3। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डिजिट भले ही आपकी यहाँ पे चेंज होगी, डिजिट भले चेंज होगी, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। नोट कर लो बेटा फटाक से। ठीक बेटा, चलिए आगे चलते हैं। ओके बेटा, ठीक है, रब करते हैं। अगला देखो कह रहा है संलग्न चित्र में वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर बेटा ये 7 था ना, ये क्वेश्चन नंबर 7 था जो अभी किया है। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर बेटा 8 है। क्या कह रहा है, संलग्न चित्र में वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन वही है सेम, खाली बस चित्र चेंज हो जाएगा। देखो कैसे, आपसे कहा संलग्न चित्र में वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ये मान लेते हैं हमारा, ये आपतित किरण हो गई इस बार, ये हमारा बेटा होगा 60 डिग्री, और ये इस साइड में वायु है यहाँ पे, और यहाँ पे बेटा इस साइड में क्या है, कांच। तो वायु से कांच में जाएगी तो प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और ये जो बेटा एंगल बना 35 डिग्री, दिखा 35 डिग्री बना बेटा। ठीक, अब आप लोग समझ रहे हैं सर आपने तो अभी तक ऊपर से चित्र बनाए, नीचे से क्यों जा रही है? आपतित हो रही किरण ना, नीचे से आपतित हो रही, ऊपर हो जा रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नीचे वायु और ऊपर क्या कांच। देखो आपतित होने का मतलब क्या, देखो इस पे पड़ रही है यहाँ पे, और ये क्या होगी, यहाँ से अपवर्तित होकर क्या हो जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएंगे, क्योंकि क्या इस साइड में कांच है, यहाँ वायु। आपको पता है प्रकाश किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुकती है कि नहीं। देखो इसको कैसे लगाएंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा आपको एक चीज और दे रखी है, साइन 35 की वैल्यू, साइन क्वेश्चन में दे रखा है साइन 35 की वैल्यू दे रखी है बेटा 0.5736, 0.5736 ये क्वेश्चन में वैल्यू आपको दे रखी है।
ठीक है। साइन 35 की वैल्यू क्वेश्चन में आपको दे रखी 0.5736, ये क्वेश्चन आपको दे रखी है। और साइन 60 की वैल्यू तो आप जानते हैं √3/2, इसको सॉल्व करके इसकी भी क्वेश्चन में आपको वैल्यू दे रखी है। इन दोनों के सॉल्व करके इसकी वैल्यू बेटा आपको दे रखी क्वेश्चन में है 0.8661, 0.8660 है बेटा, 0.8660, ये वैल्यू आपको दो दे रखी है। वैसे साइन 60 की वैल्यू नहीं दे रखी होती तो आपको √3/2 ये वैल्यू आप रखते हैं उसके स्थान पे, फिर आप इस क्वेश्चन में दे रखी है तो आप लिख लेंगे। ठीक है, देखो इतनी चीज़ें आपको पहले से गिवन, ये क्वेश्चन आपका होगा। अब देखो यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट होता है बेटा। दिया क्या है बेटा, दिया है देखो क्या आई, तो आई बेटा इस बार कितना है। अब ये मत देखना कि ऊपर ये बना इसीलिए आई हो जाएगा, क्योंकि किरण यहाँ से आपतित हो रही है इसीलिए आई कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक, और आर क्योंकि यहाँ से अपवर्तन हुआ है इसीलिए आर बार कितना हो जाएगा 35 डिग्री। ठीक, ज्ञात करना है वायु के सापेक्ष कांच का पता यानी कि ANG। अब इतना तो आप सीख ही चुके होंगे। वायु के सापेक्ष कांच का पतनांक पढ़ने का तरीका यही तो वायु के सापेक्ष कांच का पतनांक यानी कि ANG आपको ज्ञात करना। फार्मूला क्या होता है वही लगा दो बेटा, ANG बराबर साइन आई अपान साइन आर, ये तो होता बेटा ANG बराबर साइन आई अपान साइन आर, और आई और आर की वैल्यू डाल दो इसमें, तो ANG बराबर साइन और आई की वैल्यू बेटा कितनी 60 डिग्री, 60 डिग्री होगा, अपान आर की वैल्यू कितना 35, तो साइन 35। देखो ये साइन 30 दे रखा होगा, 60 दे रखा होगा, 30, 45, 60, 90, ये इसमें से कोई भी वैल्यू दे रखी तो उसके मान क्वेश्चन में आपको नहीं दिए होंगे। अदर जैसे 35 दे दिया, 35 दे दिया, 40 दे दिया, 42 दे दिया, 41 डिग्री दे दिया जैसे यहाँ पे कहीं, तो उसकी वैल्यू आपको दे रखी होगी। और ये 30, 45, 60, 90 तो इसकी वैल्यू नहीं दे रखी होगी, ये आपको याद करनी पड़ेगी। इसलिए हमको आप लोगों को ये अलग से एक वीडियो हम आपको निकालना सिखा देंगे, कैसे निकालेंगे आपको याद नहीं करना पड़ेगा, वहां से हम निकालना सिखा देंगे तो आप आसानी से देख लेंगे। ठीक है बेटा, तो ANG बराबर कितना साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू एक बार आपको यहाँ पे दे रखी 0.8660, बार बार बता रहे हैं साइन 60 की कोई जरूरी नहीं वैल्यू दे रखी होती, लेकिन इस क्वेश्चन में दे रखी है तो आप नोट कर लेंगे। और साइन 35 की वैल्यू देखो बेटा क्वेश्चन में ही दे रखी थी 0.5736, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो पॉइंट बेटा यहाँ लगा तो पॉइंट से पॉइंट गया, पॉइंट से पॉइंट गया। ठीक बेटा, यहाँ तक बात क्लियर होगा कि नहीं क्लियर। अब इसको 2 से काट लेते हैं, देखो कटेगा 2 से कट जाएगा ना, 2 चक्कू 8, ब्लैक से कर लिख देते हैं, 2 चक्कू 8, 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6 और 0 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा देखो, 2 दूना 4, 1 और 7 17 होगा, 2 वट 16, 1 13 होगा, 2 छाक 12 और कितना होगा 1 16 होगा, 2 वट 16। बात क्लियर होगी। 2 एकम 2, तो यहाँ से हासिल बचा जाके 2 दूना 4, यहाँ से हासिल 1 बचा 17 होगा, 2 वट 16, हासिल 1 बचा 13 हो गया जाके, तो 13 1 हो जाए तो यहाँ कितना 2 छाक 12, तो यहाँ हासिल बचा 1, तो यहाँ 16 होगा, 2 वट 16। इतना तो काटना तो आपको आता होगा, तो बच्चा क्या जाके हमारा अभी फिर कट जाएगा 2 से, हाँ 2 से कट जाएगा, तो एक बार 2 से वो काट लेते हैं। 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एकम 2 और ये 13 होगा, 2 छाक 12, 0। ठीक, 2 एकम 2, 2 दूना 4 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, 1 हासिल 12 हो गया, 13 हो गया, 2 छाक 12 और ये कितना 2 पंचे 10 हो जाएगा। यहाँ हासिल बचा था 1 और 0 कितना 10, 2 पंचे 10 होगा। इसको काट लेते हैं तो कितना हो जाएगा 2, यहाँ इसको काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, नहीं 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, ठीक, 2 तियाँ 6 और 2 चक्कू 8, ये हो जाएगा। 2 एकम 2 हो गया, 2 चक्कू 8 हो गया, 2 तियाँ 6, 2 चक्कू 8 हो गया। अब नहीं कटेगा ना, तो क्या हमारा ANG आया जाके इस साइड लिखे थे ना यहाँ पे, तो ANG बराबर बेटा 2165 बटे कितना 1434, 2165 बटे 1434। अब इससे इसको डिवाइड कर लेते हैं, भाग करना आता कि नहीं आता, तो 14,334 से इसको भाग करेंगे कितना आएगा 21 6 5, इसको लगाएं 1 बार चला जाएगा 1434,
कितना बचा जाके यहाँ से 1 बचा जाके, यहाँ 3 बचा जाके, और यहाँ देखो क्या है, यहाँ से हासिल लेंगे, कैरी लेंगे, तो 11 में से 4 गया जाएगा, कितना कितना बचेगा, 11 में से 4 गया 7 बचेगा, और यहाँ कुछ नहीं बचा, पॉइंट लगा लिया, यहाँ पे 0 बढ़ा लिया, 5 बार चला जाएगा। देखो 5 चक्कू 20 और 5 चक्कू 20, 5 तिये 15, 2 17 और 5 चक्कू 20 और बेटा कितना 21, ठीक, और 5 2 7, ये तो होगा बेटा। फिर 0 उतार लिया, यहाँ कितना बचा जाके 11 और 11 में से 7 गया, कितना बचा गया 11 से 4, ठीक। यहाँ कितना बचा जाके 2 में से 1 गया 1, ये तो बचेगा 140 बचा जाके बेटा। और यहाँ पे क्या फिर पॉइंट लगा 0 बढ़ा सकते, 1400 हो जाएगा, तो लगभग 1.0 1.5 या 1.51 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। आगे लगाएंगे 1400 हो जाएगा, लाएगा नहीं तो 1 0 और लगा सकते हैं, 0.500 आ जाएगा तो ये लिख सकते हैं ना बेटा। तो 1.5 क्या आ जाके ANG बराबर बेटा हमारा आया जाके 1.51 या 1.50 भी ले सकते हैं, दोनों आंसर हमारे आ सकते हैं। 1.50 लास्ट में 0 ही 1400 के आसपास आया था, तो आपका ANG आ कितना 1.51, ठीक है। यानी कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा 1.51 है। आसान, सिर्फ इसमें क्या कैलकुलेशन है, बाकी कैलकुलेशन यहाँ पे क्योंकि ये डिजिट दे रखी थी इस तरीके से कैलकुलेशन है, बाकी करने का तरीका सेम पिछले क्वेश्चन जैसा है, जो आपने अभी कितना 6 लगाया 7 लगाया और ये 8वां लगा रहे, सेम तीनों क्वेश्चन एक जैसे एक ही पैटर्न पे, सिर्फ इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है क्योंकि इसमें क्या 35 डिग्री की वैल्यू दे रखी थी इसलिए, और ये 30 45 और 60 90 होगा तो आसानी से लग जाएगा। नोट कर लो बेटा फटाक से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है इसे। और ये टाइप C समाप्त होगा, अब टाइप D की ओर चलते हैं। हो गया बेटा, तो अब करें, ठीक बेटा। अब टाइप बेटा C हो गया ना, अब D की ओर बढ़ते हैं। टाइप D है बेटा क्वेश्चन नंबर 9। आपसे कहा बेटा एक अवतल दर्पण की एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की किस दर्पण की अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। बताइए बेटा फटाक से आंसर करके। आपसे कहा है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। करिए बेटा फटाक से। ठीक है बेटा, देखो बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आपसे कहा एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर, तो क्या दे रखा है बेटा इस क्वेश्चन में, दिया क्या है बेटा, दिया है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या को बेटा कहाँ से लिखते थे, कैपिटल R। तो कैपिटल R बेटा कितना दे रखा है 30 सेंटीमीटर। कैपिटल R कितना दे रखा है 30 सेंटीमीटर दे रखा है। यहाँ तो बात क्लियर होगी। तो दर्पण की फोकस दूरी यानी कि F बराबर ज्ञात करना, F बराबर क्वेश्चन मार्क, स्मॉल f बराबर क्वेश्चन मार्क। और आपको पता है इस हमने बताया था वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में एक संबंध बताया था, और बताया था मोस्ट इंपॉर्टेंट है वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध पे हमने एक फार्मूला कराया था, कहा था मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपके पेपर में ज़्यादातर पूछा जाता है।
ठीक है। तो वो फार्मूला एफ आर में क्या होता था, एफ बराबर आर बाई टू। तो क्या फार्मूला होता था बेटा, एफ बराबर आर बाई टू, यानी कि फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अब आर की वैल्यू पता है, यहाँ आर की वैल्यू एफ बराबर आर 30/2। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 1 0 2 पंचे 10, यानी कि एफ बराबर बेटा कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। है आसान कि नहीं? एफ बराबर बेटा कितना होगा 15 सेंटीमीटर, यानी कि जिस अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर होगी उसकी फोकस दूरी कितनी होगी 15 सेंटीमीटर। और एक चीज ध्यान है कि इसमें चिन्ह सुधा लेते हैं, चिन्ह के साथ से। इसमें क्या है आपको पता है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैसी होगी, ऋणात्मक होती। तो चाहें तो यहाँ माइनस लगा लें तो फोकस दूरी भी माइनस में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम यहाँ यदि यहाँ माइनस लगा देते तो यहाँ भी माइनस आ जाता। ये आपको पहले से गिवन है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या कैसी होती, ऋणात्मक ही होती है, इसलिए हमने यहाँ चिन्ह नहीं लगाया। आप चाहो तो माइनस चिन्ह लगाकर भी यहाँ माइनस लगा दोगे तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, तो माइनस का 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, वैसे आप ऐसे लगा लो तो इस टाइप का तो हो जाएगा ना। अब कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। अब इन दोनों में या तो इसमें इस बार इसे वक्रता त्रिज्या दे दिया तो कहीं आपको फोकस दूरी दे देगा, कहीं आपको फोकस दूरी दे देगा। चलो एक करवा देते हैं इस पे और। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 कब कराएं बेटा? देखो क्वेश्चन नंबर आपसे 10 कह रहा है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इस बार आपको क्या ज्ञात करना है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है। पहले आपने क्या ज्ञात किया, उसकी फोकस दूरी ज्ञात की। ठीक बेटा, देखो बेटा, तो एक दो अवतल क्या दिया है बेटा, बेटा सारे क्या न्यूमेरिकल आप नोट्स करते चले, लगाते चलें। एक बार वीडियो देख लीजिए, फिर उसके बाद क्या न्यूमेरिकल लगाते चलिए। एक बार आप डिजिट अपने आप नोट करिए, उसका कैलकुलेशन अपने आप कीजिए। यहाँ से नोट भले कर लीजिए, दोबारा आप प्रैक्टिस जरूर करें। यदि कैलकुलेशन आप यहीं से नोट कर लेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कैलकुलेशन हो नहीं पाएगा। आप पहले ध्यान से बोर्ड की ओर देखिए हम कैसे कर रहे हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करिए, तब आप लोगों का आसानी से हो जाएगा और एक भी गलती नहीं होगी, आप न्यूमेरिकल आसानी से लगा लेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल करने का तरीका यही है। देखो बेटा दिया क्या है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी यानी कि एफ बराबर कितना दे रखा है आपको 20 सेंटीमीटर। इस बार आपसे पूछा क्या है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से प्रदर्शित करते तो कैपिटल आर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हाँ, तो बात कितना क्लियर हो गई ना। अब देखो फार्मूला क्या होता है आपको पता है, फोकस दूरी का क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो एफ बराबर आर बाई 2 हो गए। इस बार ज्ञात क्या करना है, आर ज्ञात करना है, तो आर को निकाल लें यहाँ से। तो यदि हम यहाँ से आर बराबर निकालेंगे कितना होगा, आर बराबर 2f, आर बराबर कितना होगा 2f हो गया। तो आर बराबर 2 और f की वैल्यू आपको पता है कितनी, 20 × 20। ठीक, तो आर बराबर कितना होगा 40 सेंटीमीटर, आर बराबर कितना होगा 40 सेंटीमीटर। ठीक, अतः दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी 40 सेंटीमीटर। जिस दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर होगी उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी 40 सेंटीमीटर। इस टाइप का क्वेश्चन न्यूमेरिकल एक नंबर में तो बहुत पूछा जाता है और बहुकल्पी में भी पूछ लेता डायरेक्ट। आपको एक दे रखा फोकस दूरी दे रखा तो वक्रता त्रिज्या पूछ लेगा, बहुत आसान, एक नंबर समझो फ्री का है। ठीक बेटा, लगा लो फटाक से। दोस्तों आप शेयर करते रहें, ठीक है, कमेंट करिए। यदि कहीं पे भी कोई भी दिक्कत है तो आप तुरंत कमेंट करिए, शेयर करते रहें।
ठीक बेटा। और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि यहाँ पर क्लास 12th का कंप्लीट फिजिक्स का सेक्शन आपको प्राप्त होने वाला है, कंप्लीट सिलेबस प्राप्त होने वाला है और बिल्कुल सरल भाषा में, बिल्कुल आम भाषा में, अपनी बोलचाल की भाषा में आपको फिजिक्स का सिलेबस प्राप्त हो रहा है। आप यदि प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो आपको लग भी रहा होगा, इसीलिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें यदि आप हमारा क्या पूरा सिलेबस देखना चाहते हैं इंटर का। ये आपका क्या चल रहा है बेटा, न्यूमेरिकल 10 न्यूमेरिकल हो गए, टाइप डी होगा। अगला सेक्शन आपका कल लेक्चर नंबर कितना होगा, 28 होगा। उसमें आगामी इसके आगे के जो है टाइप डी होगा, ई आगे इसका मिलेगा, आगे भी इसके क्वेश्चन आगे कराए जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये लगा लीजिएगा, कहीं पे भी कोई भी डाउट है तुरंत आप कमेंट करिए, क्वेश्चन को टाइप कर दीजिए, आपको उसका सलूशन मिलेगा। ठीक, थैंक यू सो मच दोस्तों।